हार्डनेस ऑफ वाटर। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। यू ऑल आर ऑडिबल? बोर्ड अच्छे से दिखाई पड़ रहा है बेटा आप सबको? पिक्चर कहीं से ब्लर तो नहीं आ रही है? आवाज ठीक से सुनाई पड़ रहा है आप सभी को? आप लोग अपने मोबाइल पे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं जो हमने लिखा है बोर्ड पर, या और बड़ा लिखें? साइज ठीक है? चलो थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं आज का टॉपिक बिल्कुल अलग हट करके है, सो डोंट वरी। जो छूट गया है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास का प्रबंध करेंगे, फिर हम उसमें रिपीट कर लेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता क्या है। तो अगर हम लिखें ना सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, तो कोई डिफाइन करेगा कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर कहते किसे हैं? तो एक एक लाइन इसके बारे में ऐड कर लो। लिखिए द वाटर, पहले सॉफ्ट वाले के बारे में लिख लीजिए। द वाटर विच कैन फॉर्म, द वाटर which can form लेथर, लेथर मतलब झाग, which can form लेथर with soap, तो जो सोप के साथ में लेथर फॉर्म करेगा उसे हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर, और जो लेथर फॉर्म ना कर पाए उसे क्या नाम दे देंगे हम लोग? हार्ड वाटर बोलते हैं। इसी में एक लाइन और बढ़ा दो, एंड द वाटर विच कैन नॉट फॉर्म, and the water which cannot form leather with soap known as hard water। अब जैसे सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल अगर आप लेते हैं ना, सॉफ्ट वाटर, तो इसमें आपका आ जाएगा जितने आप वाटर यूज करते हैं ना, जैसे पॉन्ड्स वाटर हो गया, रिवर का वाटर है, रिवर वाटर, ये सभी हमारे सॉफ्ट वाटर में आते हैं। झरने का पानी हो जाए, तालाब का पानी ले लो, नदी का पानी है, या गड्ढे का पानी जो भी होता है ना, वो सब के सब हमारे सॉफ्ट वाटर में आते हैं, वो हमारे हार्ड वाटर नहीं होते हैं। और हार्ड वाटर में ये आपका सॉल्टी वाटर होता है, और इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ओशियन। जो ओशियन का वाटर है ना, वो हमारा हार्ड वाटर होता है। टैप वाटर हमारा हार्ड वाटर नहीं है, टैप वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर होता है बेटा। जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं ना, वो सभी आपके सॉफ्ट वाटर है। अब यहाँ पर ये जो हार्डनेस है ना वाटर की, वो कितने तरह की होती है? तो ये लिख दो, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आप सबने पढ़ा है ये दो तरह का होता है, एक आप कहते हैं टेम्पररी, और दूसरा आप कहते हैं परमानेंट। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर और दूसरा हो गया परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, आप लोगों में से कोई बताए कि टेम्पररी हार्डनेस
किसके वजह से होती है? The temporary hardness of water is mainly due to temporary hardness of water is mainly due to ऑप्शन दिए जाए बेटा आप सबको, चलो ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन लिखिए द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन है बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, दूसरा आप लिखिए बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, और तीसरा ऑप्शन है बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम, और लास्ट ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो कौन सा ऑप्शन आप सभी लोग चूज करेंगे? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एस ब्लॉक का और पक्का हो गया बेटा यहां से कि जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वेरी गुड। आपकी हार्डनेस जैसे दो तरह से होती है ना, अब इसी हार्डनेस को हमें रिमूव करना होता है। तो अगला टॉपिक डाल दो वाटर सॉफ्टनर्स। एक क्वेश्चन और यहां से आपका पक्का करा दे रहे हैं। अगर वाटर सॉफ्टनर्स की बात करें ना तो टेम्पररी हार्डनेस तो हम सिंपल बॉइलिंग के द्वारा रिमूव कर ले जाते हैं। लिख दो यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस ऑफ water can be removed by simple boiling or by simple distillation. Temporary hardness of water can be removed by simple distillation, while permanent hardness of water is due to presence of sulfates, chlorides and nitrates of calcium and magnesium। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सल्फेट्स हो या आपके क्लोराइड्स हो या नाइट्रेट्स हो बेटा ना, तो अगर ये वाले सॉल्ट्स आपके वाटर में मौजूद है देन दे कॉजेस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है सल्फेट के वजह से, आपके क्लोराइड्स की वजह से या नाइट्रेट्स की वजह से, और ये सल्फेट्स क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स हमारे किसके होने चाहिए? वो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के होने चाहिए। ये पॉइंट सबके समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए जो वाटर सॉफ्टनर्स आप यूज करते हैं ना, उसमें आपके कई से हैं आपके, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फॉर द रिमूवल ऑफ दीज सॉल्ट्स following water softeners can be used. Following water softeners can be used. जैसे आपने लिखा ना फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट, सेकंड आप लेते हैं सोडियम जियोलाइट,
तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिख दो तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। सोडियम जियोलाइट, हाँ अपने चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सोडियम जियोलाइट का कंपोजिशन लिखिए। एनीवन? सोडियम जियोलाइट का कंपोजिशन। हिमांशी ने लिखा Na2Al2Si2O8XH2। हिमांशी का करेक्ट है बेटा, यही होता है आपका कंपोजिशन। तो सोडियम जियोलाइट का कंपोजिशन है Na2Al2SiO8.XH2। अच्छा, इस सोडियम जियोलाइट को इतने पार्ट को तो हम लिख देते हैं Z से। ये जियोलाइट का कंपोजिशन होता है तो शॉर्ट फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर दिया जाता है Na2Z से। तो अगर कहीं पर Na2Z लिखा है ना, इसका मतलब है ये हमारा सोडियम जियोलाइट। तो एक हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा हो गया सोडियम जियोलाइट, और तीसरा आप लिखते हैं ना कैल्गन। इसका नेम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट कंपोजिशन इसका होता है Na2Na4PO3 का होल 6। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। तो Na2Na4PO3 का होल 6, इसको हम कहते हैं कैल्गन। दूसरा आप लेते हैं सिंथेटिक रेजिन। और जो सबसे कॉमन मेथड हम लोग यूज करते हैं वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसको आप लिखते हैं आर्गो सिस्टम। तो हालांकि ये तो आपका ये जो है ये तो वाटर प्यूरिफायर आप लोग तरह तरह के यूज करते हैं बेटा ना, आरओ सिस्टम। पर ये जो है ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जियोलाइट, कैल्गन और आपका ये सिंथेटिक रेजिन, ये चार हमारे वाटर सॉफ्टनर्स की तरह से यूज किए जाते हैं। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं वो भी देखते चलो। जैसे मान लो आपके वाटर में कोई सॉल्ट मौजूद है, हमने कहा मान लीजिए आपका कैल्शियम क्लोराइड है वाटर में, और इसमें अगर आप सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं ना, तो अब आप देखोगे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और प्लस ट्वाइस NaCl। भाई वाटर में ये वाला सॉल्ट हमारा मौजूद था, जैसे हमने इसका रिएक्शन Na2CO3 के साथ किया बेटा ना, तो कैल्शियम आयन आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसने प्रेसिपिटेट बना लिया ना कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यहाँ पर मौजूद होता ये सपोज दैट कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पर आप सोडियम जियोलाइट यूज करते, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Na2, ये आपका बन गया CaZ प्लस Na2SO4। ये जो सॉल्ट्स है ना दीज आर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे जो है हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं, केवल वो सॉल्ट्स हार्डनेस कॉज करेंगे which are partially soluble in water, सेजल बेटा बोर्ड तो ठीक ठाक यहां से दिख रहा है। और किसी को दिक्कत है बेटा? बोर्ड ठीक से दिख रहा है ना सभी को?
सोडियम कार्बोनेट क्या है बोलो बेटा? हमारा वॉशिंग सोडा ही तो होता है ना। अब उसमें 10 वाटर आप नहीं ऐड करते हैं। बोर्ड की विजिबिलिटी थोड़ी सी लाइट प्रॉपर दिख रहा है? देखो बेटा बोर्ड की विजिबिलिटी। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप लिए होते हैं ना, ये कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर अगर लिख देते Na2 और ये आपका Na4PO3 का होल 6, तो अब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह के फॉर्म में। इट गेट कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस NaNO3 और प्लस ये बन जाएगा Na2Ca और PO3 का होल 6। ठीक है, तो अब ये तो आपका कैल्शियम आयन यहाँ ट्रैप हो गया बेटा ना, और ये जो आपके नाइट्रेट्स थे वो आपके वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये आपका सॉल्युबल सॉल्ट है, ये हमारा इनसॉल्युबल रहेगा, तो इसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे, जैसे मान लो अगर सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और या Na2Z लेते हैं, चलो सोडियम कार्बोनेट लिया जाए ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म्स में क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो जनरली जो हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर किया जाता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेजर किया जाएगा। फिर से सुनिए, वाटर की हार्डनेस को मेजर करने का जो तरीका है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। हमें पता है जबकि कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से कोई भी हार्डनेस वाटर में नहीं होती है। वाटर की हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से नहीं है बेटा, ये हार्डनेस तो इन सॉल्ट्स के वजह से है। पर इसके मेथड को सिंपलीफाई करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, देखिए द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर is measured in terms of mass of calcium carbonate, in terms of mass of calcium carbonate. The degree of hardness of water is measured in terms of mass of calcium carbonate. Next point, the unit used is ppm. The unit used is ppm. ppm का मतलब आपको सिखाया था, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और इसका फॉर्मूला आप लिखोगे कि जैसे आप लिखते हैं ppm, तो आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 10 पावर 6। जो मिलियन वाली क्वांटिटी होती है वो 10 पावर 6 कंसीडर किया जाता है। अब ये जो टर्म है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ही क्यों लिया गया? मैं आपको सिखाया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है ना, ये मोलर मास बड़ा आसान है लर्न करना। तो इसका मोलर मास 100 होता है बेटा ना, तो ये बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो आपका 100 होता है, 100 डिजिट है, इसलिए बड़ा आसान रहता है, भूलता नहीं है। अब इसके 100 ग्राम के बराबर ही जो भी सॉल्ट्स आपके वाटर में मौजूद हो ना, उसी से इसको इक्वाइड कर दीजिए।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का 40 प्लस 71, तो टोटल आपका बन गया 111 ग्राम। कितना बन गया ये? 111 ग्राम। तो ये जो आपका 111 ग्राम है ना, 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये जो कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें इस कैल्शियम क्लोराइड के मास को कैल्शियम कार्बोनेट के मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब एक मोल को हम कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा आप लोग, कैल्शियम यहाँ पे जो भी सॉल्ट आपके वाटर में गिवन होगा ना, उसके एक मोल को हम कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल के साथ में क्या कर देंगे? इक्वाइड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मान लो अगर लिखे होते कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो ये 40 प्लस 96, ये हो जाता 136 ग्राम आ जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखते कि 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये इक्विवेलेंट टू अगेन किससे हो गया बोलो बेटा? इट इज अगेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मान लो अगर आप लिए होते हैं ना कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम का उसी तरह से लिखो 40 और नाइट्रेट होता है 62, दोनों ऐड कर लो। तो ये हो गया 40 प्लस 124, ये हो जाएगा 164 ग्राम। तो आप लिख सकते हैं 164 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप ये होते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, या आप लिए होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, या आप लिए होते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो इसको भी हम उसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 96, ये हो गया 120 ग्राम। इसको अगर लेंगे तो 71 प्लस 24, तो ये आपका 95 ग्राम आ जाएगा। और इसको अगर लेते हैं ना, तो आपको पता है ये 124 प्लस 24, तो ये आ गया 148 ग्राम। तो इनके मोलर मासेस को हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास के इक्विवेलेंट मान लेना है आपको। अब वाटर में जितना भी मास गिवन होगा ना इन सॉल्ट्स का, उसको हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर एक नोट ऐड कर दो, लिखिए गिवन मास ऑफ एनी सॉल्ट, गिवन मास ऑफ एनी सॉल्ट which causes hardness of water, which causes hardness of water is converted into mass of calcium carbonate, converted into mass of calcium carbonate। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा ना कि 0.95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, 0.95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 1.36 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, 0.95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 1.36 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट are present in 200 liters of water,
200 liters of water. Find hardness of water in terms of ppm. तो अब इनके मासेस को कैल्शियम कार्बोनेट के मास के टर्म्स में कन्वर्ट करके टोटल मास निकाल लो कैल्शियम कार्बोनेट का। चलो पहले इतना कन्वर्जन करके दिखाओ बेटा। इनके मासेस को कैल्शियम कार्बोनेट के मास के टर्म्स में कन्वर्ट करो। हाँ 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं बेटा, फटाफट करो। आंसर आ गया 10 ppm। बड़ी जल्दी निकाल दिया बेटा। 10 ppm। हिमांशी, बंसिता 10 ppm, अंजलि 10 ppm, कुसुम शर्मा, साक्षी बेटा। चलो अभी मैं बताता हूं बोर्ड पे। कार्तिक 10 ppm। इसका मतलब काफी लोगों ने फाइंड कर लिया तो करेक्ट होगा। चलो आई विल चेक इट। तो आपने यहां लिखा ना कि सिंस 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो देयरफॉर 0.95 ग्राम। तो अब ये इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा, तो 100 इंटू 95, ये 0.95 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 95। तो भाई इसका डेसिमल हटा लो यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। देखिए 1 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया यहाँ से। इसी तरह से फिर आप लिखेंगे सिंस 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देयरफॉर हमने लिया 1.36 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो अब ये हो जाएगा 100 इंटू 1.36 और डिवाइडेड बाई 136। तो आप इसको भी देखोगे, ये भी कितना आ गया, 1 ग्राम आ गया बेटा ना। अब आप देखिए टोटल मास कितना आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 ग्राम ये और 1 ग्राम ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए हमारे, 2 ग्राम हो गया ना। तो अब यहाँ से हमें मास पता लग गया। आप लिखा टोटल मास ऑफ कैल्शियम, ये आप लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल टू 1 + 1, ये आ गया 2 ग्राम। अब आपको पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका 2 लीटर है बेटा ना, सॉरी 200 लीटर। इसको ml में कन्वर्ट कर दो तो 200 इंटू 1000 ये हमारा ml में आ जाएगा। आपको पता है ना कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, ये आप 1 लेते हैं ना। तो जब आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दो तो ये उतना ही रह जाएगा 200 इंटू 1000। अब आप फॉर्मूले पे पुट कर दो बेटा, फट से आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब फॉर्मूले में हमने रखा है यहां से
अब लिया 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 इंटू 10⁻5। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये पावर देखिए बच्चों ने बिल्कुल सही निकाला था बेटा, आंसर आ गया 10 पीपी। बहुत अच्छे। साक्षी बेटा आप समझ में आया? आप सभी को बोलो, तरीका समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन दे तो आप सभी लोग बढ़िया से करके दिखाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखिए 100 लीटर ऑफ वाटर, 100 लीटर ऑफ वाटर, 100 liter of water contains 100 liter of water contains 0.148 gram of magnesium nitrate. Magnesium nitrate and 2.72 gram of calcium sulfate. Calcium sulfate. Find hardness of water. Find hardness of water in ppm unit. तरीका आपने सीख लिया है, इमीडिएट करके दिखा दो। हाँ 2 मिनट के टाइम लीजिए बेटा फट से। भाई एक निकाल दिया 21 ppm, ईसा 21 ppm, अंजलि 21, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। कार्तिक बेटा 21 ppm, इसका मतलब सभी के ही आ रहे हैं आंसर्स तो करेक्ट होंगे। तरीका आपको सिखा दिया बेटा, कोई डाउट तो नहीं इस तरह क्वेश्चंस में? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है आप सभी का। अब एक थोड़ा जरा लेवल वाला क्वेश्चन लिखिए, ये तो आपके लॉलीपॉप थे, अब जरा चॉकलेट वाला क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया सा मस्त करके दिखाएंगे ना, बोलिए। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन दे आपको, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाए आप सभी को। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखिए बेटा। लिखिए 200 ml ऑफ हार्ड वाटर, 200 ml ऑफ हार्ड वाटर, 200 ml of hard water, 200 ml of hard water
hard water is boiled with 200 ml of hard water is boiled with 100 ml n by 50 100 ml n by 50 sodium carbonate solution. 200 ml of hard water is boiled with 100 ml n by 50 sodium carbonate solution. The volume was again made to made to 200 ml. And the solution filtered. And the solution is filtered. (25 ml of this solution requires 8.2 ml n by 50 HCl solution. For neutralization. Find hardness of water in ppm. Find hardness of water in ppm. Find hardness of water in ppm. हार्डनेस ऑफ वाटर को हमने यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट कंसेप्ट के साथ में ऐड कर दिया है बेटा। तो जरा हिम्मत दिखाओ, हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे तो सभी है, पर कुछ जो थोड़ा पैदाइशी होते हैं बेटा ना, तो जरा वो लोग कोशिश करके दिखाइए। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है बेटा ना? 200 ml of hard water is boiled with 100 ml n by 50 Na2CO3 solution. जब आपने बॉयल किया होगा तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम हुआ बेटा ना, फिर उसको हमने 200 ml बना दिया है। सॉल्यूशन को आपने फिल्टर किया, उसके बाद 25 ml सॉल्यूशन निकाला इसमें से, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8.2 ml n by 50 HCl लग रहा है। आपको वाटर की हार्डनेस बतानी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट। चलो थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दे रहे हैं। कोई भी सॉल्ट मान लीजिए, लेट मान लो आपने लिया ना, लेट कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट मान लीजिए आपके वाटर में मौजूद है ना,
हमें सॉल्ट नहीं पता, हमने अज्यूम किया है बेटा। अगर इस कैल्शियम क्लोराइड को आप Na2CO3 के साथ में रिएक्शन कराओगे ना, तो ये आपको बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस ट्वाइस NaCl। ट्वाइस Na और बैलेंस ना करिए छोड़ दीजिए। अगर कैल्शियम क्लोराइड इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन करता है तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बोलो बेटा, बराबर हो जाने चाहिए ना। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट आपका बिल्कुल बचना नहीं चाहिए था। पर हुआ क्या कि जितना आपने यहाँ पर लिया था ना सोडियम कार्बोनेट, वो पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का नेचर बेसिक होता है बेटा ना, तो ये जितना सोडियम कार्बोनेट आपने लिया है ना, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है। कितना यूटिलाइज हुआ है वो चीज आप यहाँ से निकाल लीजिए सेकंड पार्ट से, तो अनयूज्ड वाला पार्ट आपको पता लग जाएगा। वो आपके बिगिनिंग में जितना मिली इक्विवेलेंट्स आपने लिया था ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और बाकी चीजें प्रोसीड करके निकाल दीजिए। फिर से सुनिए, कोई भी आपका हार्डनेस कॉजिंग यहाँ पे सॉल्ट है जिसको रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट लिया गया। अगर ये सोडियम कार्बोनेट इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन करता है ना, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। आप यहाँ पे लिखते हैं ना फॉर कंप्लीट रिएक्शन मिली इक्विवेलेंट ऑफ calcium chloride should be equal to milli equivalent of sodium carbonate। और सोडियम कार्बोनेट के मिली इक्विवेलेंट जितने होंगे उतने ही तो ये बनेगा बेटा ना, इक्वल टू आप लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके मिली इक्विवेलेंट्स आपको पता है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स आप यहां से फाइंड कर लो। Nb आपका गिवन है बेटा 1/50 into 100। इट मींस बिगिनिंग में आपने सोडियम कार्बोनेट के 2 मिली इक्विवेलेंट लिए थे। कितने लिए थे हमने, 2 मिली इक्विवेलेंट। पर ये पूरा का पूरा 2 मिली इक्विवेलेंट हमारा यूज नहीं हुआ है। कितना यूज हुआ अगर वो पता लग जाए ना, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड कर लेंगे और उसके बाद पीपीएम वाला फॉर्मूला लगा करके हार्डनेस फाइंड कर लिया जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है ना, लेवल का है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। यहां से ये वाला पार्ट समझ में आया आपके, भाई ये मिली इक्विवेलेंट्स यहां से फाइंड कर लो। लिखिए मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू 1/50 into 100। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो आपने सोडियम कार्बोनेट के मिली इक्विवेलेंट्स लिए थे ना, वो हमारे 2 आ गए। नेक्स्ट लिखिए मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ unused मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ unused सोडियम कार्बोनेट। आप देख रहे हैं ना कि जो अनयूज्ड वाला पार्ट था ना, उसी सॉल्यूशन में से आपने 25 ml लेकर के उसको न्यूट्रलाइज किया है HCl के साथ में। तो 25 ml को न्यूट्रलाइज करने में इतने मिली इक्विवेलेंट्स HCl के लग रहे हैं, तो 200 ml को न्यूट्रलाइज करने में कितने मिली इक्विवेलेंट्स लग जाएंगे। यहां से पहले निकाला आपने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या करते हो, ये 200 करेंगे।
4 टाइम्स ये आपका 8 टाइम्स कर दो सर। भाई 25 8 में 200 होता है ना, तो 25 में आपका मौजूद है कितना, तो आपके 200 में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। इसको करेंगे कि आपका आ जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए 1.16 और 16 into 8. ये गया 32 और 16 के 144 तो 128 128 और 3 आपका हो गया 132। यहाँ से पीरियड डेसिमल पॉइंट लगा दो, ये मिल गया 1.3 1.312 देखो यहाँ पे रिपीट करते रहे बेटा, एक बार फिर से सुनते चलो। हमने Na2CO3 के नेगेटिव वैलेंस पहले फाइंड कर लिए, उसके बाद अनयूज्ड निकाला हमने। 25 नंबर में आपके थे 8.2 into 150, तो दूसरे नंबर में कितने हो जाएंगे, दूसरे नंबर में आ गया 1.32। आप यहाँ से यूज निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखिए यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया आपका 2 - 1.132 क्या था 8.2 into 0.16 1.3 अब इसको माइनस करेंगे 1.312, ये आपका आ गया यहाँ से 8, ये हो गया आपका 8 और यहाँ से हो जाएगा 6, तो 0.688 मिल गया हमें। कितना मिल जाएगा 0.688। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो। परिमाण फाइंड कर लो, मिलीक्वारेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज्ड, मिलीक्वारेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमें मिल गया 0.688 इक्वल टू W/50 into 1000। ये आपका आ जाएगा W इक्वल टू 0.688 into 50 divided by 1000। आप इसको सामने करिए, यहाँ पे इसको फॉर्मूले में यूज कर रहा है बेटा, 0.688 into 50 divided by 1000, ये हमारा मास निकल आएगा इस तरह से। उसके बाद ये हमारी फॉर्मूले पुट करो, 0.688 into 50 divided by
और सॉल्यूशन का मास आपको पता है ना, ये हमारा है 200 ml, तो ये जितना आपका ml होगा उतने ग्राम हो जाएगा, और इंटू 10 पावर 6, इंटू 10 पावर 6। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। देखो कितना आएगा, चेक कर लो। कुछ फॉर्मेलिटी क्लियर हुई बेटा, बोलो। चलो धीरे, थोड़ा सा आपने टाइम लग रहा है बेटा, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कनेक्टिविटी का इश्यू कभी कभी हो जाता है, सो डोंट वरी। क्वेश्चन बोर्ड से सबने नोट कर लिया था। 1.75 नहीं आएगा। 172 ppm बिल्कुल सही आंसर है बेटा। कैलकुलेशन अपना चेक करिए, एग्जैक्ट आता है 172 ppm। 175 नहीं आएगा, 172 ppm। मैं आपको पूरा सॉल्व कर दिया बेटा ना क्वेश्चन को। चलो एक बार बता रहे हैं आपको, देखो। Unused मिलीक्वालेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू आप लिखोगे मिलीक्वालेंट्स ऑफ HCl used for neutralization, used for neutralization। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड आपको मालूम है ना, 8.2 into 1/50, therefore 200 है। ये हो गया 8.2 into 1/50, 1/50 into 200 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा 25। तो ये आपका 8 टाइम्स आ गया बेटा ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 1.3/2, और इसको आप यानी हमें मिल गया ना यहाँ से, तो आप यूज वाला पता कर रहे हो, तो नाउ यूज इक्वल ये हो गया 2 माइनस 1.3/2, ये आपको मिला 0.68। उसके बाद इसी की मदद से हमने दूसरी चीजें कैलकुलेट कर दी हैं। बोर्ड पे दिख रहा है बेटा सभी को? अच्छा थोड़ा सा वेट करो, फिर हम आवाज सही करते हैं, प्लीज वेट। दिनेश जी
हेलो, ऑडिबल हुए बेटा आप लोग, आप बताओ। हेलो, ऑडिबिलिटी सही हुई बेटा, जरा चेक कर लो। हाँ चलो, वो नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होती है, चलो करेक्ट हो गया बेटा। अभी भी थोड़ी बफरिंग है, चलो वो थोड़ा सा अभी स्टेबल हो जाएगा, सो डोंट वरी। और पिक्चर क्वालिटी ठीक हो गई, बोर्ड की विजिबिलिटी बताओ। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार घर पे खुद ट्राई करिएगा, पढ़ करके एक एक पार्ट को समझिएगा बेटा। थोड़ा सा इसमें दो तीन पार्ट्स हैं भाई, हार्डनेस को कोरिलेट किया गया है बेटा ना, वो आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से। तो जैसे हमारे जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनमें तो कभी कभी अच्छी प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं, पर जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं उनमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपको शुरुआत के दो क्वेश्चंस करा दिए थे हमने। चलो एक छोटा सा टॉपिक वो है आपका हार्डनेस ऑक्साइड की कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आगे, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप डिकम्पोज करें बेटा ना इस तरह से, तो ये आपका ब्रेक होता है ट्वाइस H2O प्लस O2 में। आप देख रहे हैं ना कि दो मोल मिला और इसका एक मोल मिला, वन मोल मिल जाएगा। दो मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर के अगर इसको डिकम्पोज किया जाए ना, तो हमें दो मोल वाटर मिलता है और एक मोल हमें O2 गैस मिल जाएगी। यहां से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वॉल्यूम स्ट्रेंथ को ऑक्सीजन के वॉल्यूम्स के टर्म्स में मेजर किया जाता है। यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड the volume strength of hydrogen peroxide is measured the volume strength of hydrogen peroxide is measured in terms of volume strength of hydrogen peroxide is measured in terms of volume of O2 obtained at STP. Volume strength of hydrogen peroxide is measured in terms of volume of O2 obtained at STP. For example, जैसे हमने कहा ना कि 1 volume of H2O2 gives 10 volume of O2। इसका मतलब हो जाएगा कि 10 B of H2O2।
इसका मतलब ये हुआ बेटा ना कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 10 वॉल्यूम आपका H2O2 दे रहा है। 1 volume of hydrogen peroxide gives 10 volume of H2O2। मान लो अगर लिखा होता है ना कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसकी मीनिंग बताओ। 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10 वॉल्यूम हमारा O2 देता है बेटा। तो अगर 20 वॉल्यूम लिखा होता है ना तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स 20 वॉल्यूम ऑफ O2। तो जब भी आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ मेजर करना हो तो हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम के बेसिस पर इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। साउंड क्रंच हो रहा है बेटा आप सभी को? साउंड ठीक से नहीं आ रही है आप सभी को? पहले से कुछ बेटर हो गया या नहीं बेटा? चलो इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर जो इधर का टॉपिक रह गया वो रिपीट कर लेंगे बेटा, ठीक है? कल हम जो है इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, सो डोंट वरी। हाँ रिवाइज करवा देंगे बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। और जो भी आपके पास मटेरियल मौजूद है उन सबके क्वेश्चंस आप लोग प्रॉपर पूरा लगा डालिए। आज कुछ और क्वेश्चंस आपको इसके पोस्ट